ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। डेली के बेसिस पर हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं और सिर्फ उसी न्यूज़ को बताते हैं जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका जो ये लेक्चर रहेगा 20 से 25 मिनट का रहेगा। इससे ज़्यादा जो दूसरी न्यूज़ हैं वो आपकी काम की नहीं है और इससे ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगना चाहिए एक न्यूज़पेपर में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, खुद से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो 45 मिनट्स इनफ है, मोर देन इनफ है। जो 1.5 घंटा 2 घंटा लगा रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। बट सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो और उसके आपको नोट्स मिल जा रहे हैं तो फिर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसलिए पेज वाइज डिस्कशन कराता हूँ। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, पेज वाइज डिस्कशन कराने से पहले मैं आपको नोट्स शो कर देता हूँ। देखिए, हर एक पेज में क्या होता है, न्यूज़पेपर के हर एक पेज में मैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करता हूँ जो काम का होता है और उसी के बेसिस पर, जैसे यहाँ पर दिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट, तो मैं उसी के बेसिस पर सीक्वेंस वाइज हर एक नोट्स आपको देते रहता हूँ, वो भी फ्री में। साथ ही साथ आप हमारे साथ आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज बोहरा ऑफिशियल को टेलीग्राम सर्च बॉक्स में सिमिलर ये लिखना है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो यहाँ पर हमने डेली के बेसिस पे जो आज के नोट्स हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, उसके प्रीलिम्स फैक्ट कौन से हैं, उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो आरबीआई ही बनाता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नोट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, राइट। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के। और दूसरे बैच ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, आप उसमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। साथ ही साथ जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो जितने भी चीज़ें हैं यूपीएससी से रिगार्डिंग और रिलेटेड आपको इसी चैनल में मिलेंगे। अभी चल रहे हैं हमारे जो हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, उसके बाद ये अपकमिंग यूपीएससी के सभी चीज़ें आपको हिंदू का एनालिसिस न्यूज़पेपर में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये पूरे न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ काम की है हमारी, वो भी ये वाली। अभी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्ट्स लोन कॉस्ट टू टेम इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सपोज देखो महंगाई कैसे बढ़ती है, आप किसी दुकान पे जाएंगे, एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर आप इकोनॉमी समझेंगे तो बहुत इजी रहेगी। आप किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए वो भी एक शोरूम है, टाटा का शोरूम है, और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ हैं। तो एक बंदा गया लोन लेने जाता, पूछता कि ये टाटा की गाड़ी कहती हैं। ये कहते हैं अबे निकल ले, इतने की नहीं है, थोड़ी महंगी हो चुकी हैं ये। अब आपके मन में आया कि यार ये महंगाई बढ़ गई है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे बंदे गए इस शोरूम में, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब कभी भी महंगाई को कम करने के लिए होता क्या है, देखिए महंगाई को कम करने के लिए क्या होता है, आपके जो बैंक होते हैं वो आपको लोन देना शुरू करते हैं कम रेट में। बैंक लोन देगा आपको, कहेगा कि जो कार लोन है वो जहाँ पर आपको 10% इंटरेस्ट रेट देना था, आपको 7% देना है। तो अब खुद आप चले जाएंगे बैंक के पास और बैंक से लोन लेंगे और यहाँ से टाटा कंट्रोल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अब लोन रेट क्या होते हैं, उसी के बदले जो बैंक होता है वो बढ़ा देता है, लोन रेट बढ़ा देता है। यानी कि वो कहेगा हम आपको लोन देंगे बस 15% के इंटरेस्ट में, थोड़ा सा बढ़ा के दे देंगे। अब कार वाले जो ओनर हैं उनके पास कोई जाएगा ही नहीं, वो कहेंगे कोई नहीं आ रहा, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यही कहती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। उन्होंने बुधवार को यानी कि कल को जो लैंडिंग रेट है, लैंडिंग रेट का मतलब होता है जिसमें बैंक पैसा देता है, वो 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया, टू 6.5% तक कर दिया। अब इसके पीछे आप कहोगे सर बढ़ा दिया है तो इससे तो महंगाई और बढ़ जाएगी। नहीं, महंगाई घटेगी। कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 6.5% के बेसिस पर लोन रेट मिलेगा, ठीक है, रेज द बेंचमार्क लैंडिंग रेट बाई 6.5%। अब इससे क्या होगा, देखो पहले कम था, ये कम था, ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 6.5। इससे पहले ये 4 पॉइंट समथिंग में था। अब क्या होगा, कोई ज़्यादा लोग लोन नहीं लेंगे,
लोन मिल ही नहीं रहा है तो वो जो टाटा के शोरूम में जाना बंद कर देंगे। टाटा का शोरूम कहेगा कि अरे यार मिल ही नहीं रहा, तो वो खुद ही अपनी गाड़ी की रेट कम कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यही होता है अपना मॉनेटरी पॉलिसी का काम। अब कहोगे यहाँ पर दो तीन टर्म आ गए सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आ गया और ये 6.5 तक बढ़ा दिया। ये कुछ नहीं है, लैंडिंग रेट है। सरकार या जनरली बैंक जिस रेट पर आपको लोन देते हैं उसी को कहते हैं लैंडिंग रेट। ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है विच लोवर्ड इट्स सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर करंट फिजिकल ईयर टू 6.5 फ्रॉम 6.7, इट प्रोजेक्टेड एट इट्स लास्ट पॉलिसी मीटिंग इन दिसंबर। देखिए, इन्फ्लेशन कम करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन कम करना होता है क्या करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग रेट्स को हल्का सा बढ़ा देता है, जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। हम यहाँ से दो मुद्दे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी कब बनाई। चलिए अब कर लेते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बट उससे पहले मैं बताऊंगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीएस पेपर 3 बैंकिंग सेक्टर एनबीएस स्टैट्यूटरी बॉडी में आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। प्रोविज़न था, एक्ट था 1934 का एक्ट था। बना कब था? 1 अप्रैल 1935। उसके बाद सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ, बट परमानेंटली इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूव किया मुंबई को 1937 में। उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कहाँ था? कलकत्ता था। कोई कहेगा मुंबई में कब पास किया गया? 1937 में पास किया गया। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नमेंट साइट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस वहाँ होगा जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना, कि लैंडिंग रेट कम करना है, बढ़ाना है, वो यहीं तय होगा। ओरिजिनली ये प्राइवेटली ऑन्ड था, बट इसका 1949 में नेशनलाइजेशन हो गया था। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले प्राइवेट ओनर, मेरे जैसे आप लोगों के जैसे, उनमें शेयर खरीदे, कुछ परसेंटेज हमारा हो गया। बट 1949 यानी कि आज़ादी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब सरकार यूज़ करने लगी। पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया? सरकार का। रिजर्व बैंक इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? चलिए, प्रियम्बल वही होता। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है कि उसकी क्या क्या मेन कंक्लूजन है, कि क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वही है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ाना, कम करना, ये सब वही करता है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, केंद्र सरकार जो अपॉइंट करती है, और डायरेक्टर आर अपॉइंटेड नॉमिनेट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और कोई भी डायरेक्टर होगा वो नॉमिनेट किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा 4 साल के लिए। अब देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी जान लेते हैं। फुल टाइम एक गवर्नर होते हैं, अभी शक्तिकांत दास जी, और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए ना। वो आगे बात करते हैं मेन फंक्शन क्या है मॉनेटरी अथॉरिटीज़। ये सब मेन फंक्शन होते हैं इनके, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेवलपमेंटल रोल, करेंसी को इश्यू करना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाफ ईयरली कुछ पब्लिकेशन भी निकालती है, जिसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ कब आई? अब ये पहले नहीं थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यार 1934 के एक्ट से बना है, 1 अप्रैल 1935 को बना, 1937 में मुंबई हेडक्वार्टर चेंज किया। बट जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो 2016 में आई। ये ट्रांसपेरेंसी लेके आई, अकाउंटेबिलिटी लेके आई। अब यही क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी ही एक्चुअल में जो महंगाई है उसको टारगेट करती है। तभी तो एमपीसी ने डिसाइड किया कि लैंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा देते हैं, और हमारी जो इन्फ्लेशन दर है 4 ± 2 है। यानी कि इसका मतलब आप कह सकते हैं 4 ± 2 ऐसा लिख सकते हो, 4 ± 2 यानी कि 2% से लेके 6% तक होना चाहिए। सबसे मिनिमम महंगाई 2% तक चली जा सकती है, चलेगा, और मैक्सिमम 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रहता है, पूरा टारगेट रहता है कि महंगाई इससे ज़्यादा ना 2% से कम होनी चाहिए, ना 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी के उसमें रखे रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो
चेयरमैन कौन होते हैं? गवर्नर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास जी, वही होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वो गवर्नर तो हैं ही, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी होंगे। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 3 मेंबर आर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 आर सेलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो एक बड़ी बात है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार के 3 मेंबर होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी 3 मेंबर होंगे। अब देखिए पहले पेज में और कौन सी न्यूज़ है। देखो, पीएम मोदी का एक सेकंड न्यूज़ है, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था 12,000 तक लोग मारे गए हैं। और 2 मोर हेल्ड इन डेडली एक्साइज, ये आपको नहीं करना। देखो, ये मेन है, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल जो है अमरावती सेट की जा रही है। अब अगर पेज नंबर 1 में जाओगे तो आपकी काम की न्यूज़ कौन सी है? सिर्फ यही वाली है ना, कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो रही है। महंगाई को कम करने के लिए लेंडिंग रेट बढ़ा दिए गए। क्यों बढ़ा दिए गए ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा दिया है ना। अब देखो पेज नंबर 2 अगर आप देखोगे ना, पेज नंबर 2 कोई काम की है क्या? बहुत सारे बच्चे हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत अधिक टाइम लगा रहे हैं, जो कि आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है या स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 3 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, पेज नंबर 3 में यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो भी ऐसे एमसीडी, चाहे म्यूनसिपल में हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में हो, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो उनको राइट टू वोट नहीं है, कि वो वोट नहीं दे सकते अगर कोई मीटिंग चल रही है, कोई डिसीजन लेना है। समझ में आ रहा? सिर्फ अपॉइंटेड बंदा ही, यानी कि जो चुना हुआ इलेक्टेड बंदा ही जो है बड़े डिसीजन ले सकता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, जिसे नगर निगम भी कहा जाता है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए और म्यूनसिपल काउंसिल के लिए। ये छोटा एरिया, बड़ा एरिया और बड़े एरिया में बात की जाती है म्यूनसिपल में। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक चीज़ गई, पिटीशन गई, कि क्या कोई नॉमिनेटेड बंदा भी, यानी कि जिसको सिर्फ नॉमिनेट किया है, जिसका नाम, उसको नाम सुझाया है और उसको चुन लिया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, क्या वो भी राइट टू वोट का अधिकार है? आंसर है नहीं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट इज अबाउट पेज 4, फीडबैक यूनिट। एलजी गिव्स सीबीआई नोट टू बुक सिसोडिया। आपको ये नहीं करना। स्पेशल ओपीडी सर्विस सुन। देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में तो यही होना चाहिए ना कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। देखो, कुछ भी काम का नहीं है, लोग बेवजह ही इसमें 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में कोई काम की न्यूज़ नहीं है, सिर्फ आपकी ये है, वो भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं गगनयान के। अब गगनयान एक वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और इंडियन नेवी क्या कर रही है, एक ट्रायल कर रही है गगनयान का, एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। सोच रहे हो, मतलब जो भी चीज़ बना रही है उसमें हम बैठ के जाएंगे और ऊपर सर्वे करेंगे। अब ये बात ये आती है कि ठीक है, ये तो एक ही पार्ट है इसमें, बट ये टेम्परेरी जाएंगे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। द प्रोजेक्ट इन्वेसेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग ए क्रू ऑफ 3 मेंबर, जिसमें 3 लोग जा सकते हैं और वो 400 किलोमीटर की परिधि में घूम सकता है, और ये 3 दिन का मिशन होगा। और इसका मेन काम ये रहेगा कि उन लोगों को फिर से पृथ्वी में दोबारा सेफली पहुंचाना, बाय लैंडिंग इन इंडियन वाटर, पानी में उतारते हुए। तभी इंडियन नेवी और गगनयान ये कर रही है। बट मैं आपको, गगनयान तो सिर्फ 3 दिन तक ले जाएगा, सिर्फ 3 लोगों को ले जाएगा। बट मैं आपको बताऊंगा इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन, जहां पर 3 लोग नहीं जाएंगे, जहां पर जाएंगे 12 लोग, 26 लोग, और वो कुछ हफ्ते तक वहीं रहेगा। सोचो, एक स्पेस स्टेशन, वो घूमेगा एक घर। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ वो भारत का टारगेट कब तक है। ये है इंडिया टू सेटअप इट्स ओन स्पेस स्टेशन। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन 2030 तक लॉन्च करेगा, जिसमें वो यूएस, रशिया और चाइना को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि अभी तक इनके पास ही खुद के स्पेस स्टेशन है। इसमें क्या होगा कि ह्यूमंस को लेके जाया जाएगा 20 टन के लोगों तक। देन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड विल बी यूज्ड फॉर कवरिंग आवर माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। स्पेस टूरिज्म के लिए नहीं है, वो 20 टन तक ले जाया जाएगा। अब उसमें क्या किया जाएगा, अगर आप देखोगे
स्पेस स्टेशन इज टू एकोमोडेट एस्ट्रोनॉट फॉर अप टू 20 days, 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट वहीं रहेंगे। एंड द प्रोजेक्ट विल बी एक्सटेंशन ऑफ द गगनयान मिशन। सोच रहे हो कि गगनयान मिशन का एक्सटेंशन है ये, कि पहले तो गगनयान मिशन बनेगा, वो 3 लोगों को ले जाएगा, 3 दिन तक ले जाएगा, और वहाँ पर वो बकेती काटेंगे। बकेती मतलब रिसर्च, कुछ चीज़ इवन रॉ मटेरियल भी ला सकते हैं। तो गगनयान का ये एक्सटेंशन, इंडिया का स्पेस स्टेशन है, वो 400 किलोमीटर की परिधि में घूमता है। तो इसरो का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होंगे स्पेस स्टेशन के, वो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करेगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करेगा, कुछ लोग वहाँ तक रहेंगे। तो समझ में आ गया होगा गगनयान के बारे में। धीरे धीरे काम चल रहा है, अभी उसको नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बीजेपी ये। अब आ जाते हैं एडिटोरियल। खास एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल हैं, पहला और दूसरा ये सेम है। इन दोनों एडिटोरियल के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। देखो, हमारे पूरे भारत देश में अगर किसी भी लॉयर को, किसी भी एडवोकेट को जज बनाना है, मद्रास हाई कोर्ट के जज को मुंबई हाई कोर्ट भेजना है, उत्तराखंड हाई कोर्ट भेजना है, ट्रांसफ़र कराना है, किसी एडवोकेट को जज बनाना है, किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो उसके लिए पूरे भारत में एक प्रॉपर वे में सिस्टम है जिसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये लोग क्या करते हैं, जिनका भी प्रमोशन करना हो, जिनको भी ट्रांसफ़र करना हो, उनके कुछ नाम एक पेपर में लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन नाम को पढ़ती है, अगर उनको अच्छा लगे तो अपॉइंट कर देगी, नहीं तो कहेगी यार इन नेम में थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दो, वो दोबारा भेज देगी। अब जब दोबारा भेजा जाता है इन 5 के ग्रुप के पास, तो दोबारा में क्या बोला जाता है कि सेकंड टाइम बाइंडिंग रहती है, बट सरकार कब वो लेटर एक्सेप्ट करे कोई फिक्स्ड टाइम नहीं बताया गया है। तो समझ में आ गया, जो 5 जजेस का ग्रुप होता है वो केंद्र सरकार को नाम नॉमिनेट करता है कि हाँ भाई इनमें से ही चुनना है आपको। सरकार को लगता है पहले वक्त में कि हाँ सही है तो सबको अपॉइंट कर देता, नहीं है तो नहीं अपॉइंट करता। मतलब सरकार का कोई रोल नहीं होता, मेन रोल है कॉलेजियम सिस्टम का। बट सरकार का रोल क्या रहता है कि वही लोग अपॉइंट करते हैं, पर नाम सजेस्ट कौन करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एडिटोरियल में एक नाम बहुत हद तक चल रहा है, जिनका नाम है एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी। एल विक्टोरिया गौरी को अभी मद्रास हाई कोर्ट का जज बना दिया। सोचो, शपथ भी ग्रहण कर ली, राष्ट्रपति ने शपथ भी उनको दिला दी। बट क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले मैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। 1993 से आया कि यार 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, फिर रिकमेंड करेगा, बट बाद में अभी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। बट पूरा दोनों ही आर्टिकल ये है कि एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी को कैसे, वो एडवोकेट थी और उनको मद्रास हाई कोर्ट का जज कैसे बना सकते हैं। अब मुद्दा आप कहोगे बना तो सकते हैं सर, मैं कहूँगा मुद्दा क्या है, बना भी दिया, उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली। अब जब मद्रास हाई कोर्ट के पास वो बैठी तो वहाँ के जितने भी वकील हैं मद्रास के, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई साहब एक एडवोकेट को तो आप तुम जज बना रहे हो, बट उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है कि जो एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी थी, एक तो इनके कनेक्शन सबसे पहले बीजेपी के थे, मतलब वो बीजेपी से एसोसिएटेड थी पहले। दूसरा, जब आपका ये वाला चल रहा था इशू, कौन सा, सिटीजन्स एक्ट वाला, कि मतलब नागरिकता देंगे, तो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन के विरोध पर इन्होंने एक स्पीच दी थी। सोचो कितनी ज़्यादा, और उसको लोगों ने बोला था कि ये हेट स्पीच की तरह हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मुद्दा यही है कि यार जिसके एक ऐसा बंदी कहूँगा कि एडवोकेट एल, बंदा या बंदी कोई भी ऐसी फीमेल है या मेल है, अभी तो यहाँ पर फीमेल की बात की जा रही है, एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी, इन्होंने हेट स्पीच दी। तो क्या कोई एक ऐसा इंसान जो बीजेपी से एसोसिएटेड भी हो पहले, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड भी हो, और दूसरा उसने हेट स्पीच भी दी हो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, तो क्या उसको जज बना देना चाहिए? जज बना देना चाहिए, ये पूरा
मुद्दा इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया है। कॉलेजियम का मुद्दा भी मैंने बता दिया है पूरा इससे पहले। अब बात ये आती है कि कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है भाई, बताओ। इवन यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो यूनियन के लॉ मिनिस्टर हैं, केंद्र के कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी थी इनके नाम की। तो क्या मैं कहूँ कि जो जुडिशियल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ गई है? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अब कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है? ठीक है, बट मैं यहाँ पर से कहूँगा कि पर्टिकुलर कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। इसके पीछे का एक एग्जाम्पल, पिछले 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जो अपॉइंट की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए केंद्र सरकार का भी रोल रहेगा, तो उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर अभी कॉलेजियम सिस्टम से थोड़ा सा रिपोर्ट मांग रही है, जब रिपोर्ट आ जाएगी हम और उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए नॉर्डिक इंडिया कनेक्टेड टू पावर ए ग्रीन ट्रांजिशन। सबसे पहले नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? नॉर्डिक कंट्रीज, इसको नॉर्डिक्स या नॉर्डन भी कहते हैं। ये जोग्राफिकल और कल्चरल रीजन, मतलब जो नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्दर्न अटलांटिक में जो भी कंट्रीज़ रहती हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। इनका कल्चर अपने आप में अलग है, इनका जोग्राफिकल रीजन अपने आप में अलग है। इसमें अगर देश बात करूं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये एक देश हैं जो काम करते हैं या नॉर्डिक कंट्री का एक ग्रुप बनाते हैं। मैं कहूँगा अभी नॉर्डिक कंट्रीज़ और भारत के बीच में बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है शुरू होने जा रहा है। ओवर द लास्ट डिकेड नॉर्डिक कंट्रीज़ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में पियोनियर हैं। टुगेदर नॉर्डिक्स और इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन कर सकती हैं। अब होता क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज़ को ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में पियोनियर हैं। सोचो कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी से ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। पर नॉर्डिक्स कंट्रीज़ जितनी भी हैं, मैंने कहा नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इन्होंने स्टेबल, सिक्योर, वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज़ बनाई हैं। साथ ही साथ नॉर्डिक्स और इंडिया साथ में डिलीवर कर सकती हैं ग्रेट टेक्नोलॉजी। नॉर्डिक कंट्रीज़ का मेन फोकस भारत देश में भी है। नॉर्डिक इंडिया समिट कोपेनगन में हुई थी मई 2022 में, जिसमें 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर आए थे और PM मोदी से मिले थे। नॉर्वे और फिनलैंड ने तो डायरेक्टली फोकस किया है पूरे भारत पे, राइट। अब यहाँ पर यही बात की जा रही है कि इवन फिनलैंड ने तो मुंबई में एक कंसल्टेट जनरल भी ओपन किया है, जो फरवरी 10 यानी कि आज इनॉग्रेट किया जाएगा। उसके साथ साथ नॉर्वे और इंडिया के बीच में लास्ट 3 सालों में ट्रेड बहुत हद तक बढ़ा है। नॉर्वे की सरकार दूसरा इस्टेब्लिश कर रही है न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने बोला है कि इंडिया को डिफाइन किया है उन्होंने एज ए फोकस्ड कंट्री में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अब हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगी और ग्रीन एनर्जी में हम आगे भी बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ नॉर्वे और फिनलैंड तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी हैं, तो वो यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं। इसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी तो हम सस्ती लेंगे ही लेंगे, साथ ही में हम जो यहाँ से प्रोडक्ट भेज रहे हैं और वहाँ से जो टेक्नोलॉजी वाले रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो भी हमें सस्ते मिल पाएंगे। तो सोचो कितना अच्छा एनर्जी ट्रांजिशन में आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका कुछ काम का नहीं है, टेक्स्ट वाला कुछ काम का नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं है कि पैसे किसी में इन्वेस्ट करना, वही चीज़ दी है। कॉलेजियम वाला मैंने बता दिया है। ठीक है, कॉलेजियम रिजिक प्रपोजल फॉर हाई कोर्ट, विनोद चंद्रन नेम्ड फॉर पटना कोर्ट। ठीक है, अलग अलग नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भारत सरकार ने अभी करीबन 7000 URL, ठीक है, जो लिंक होते हैं ना यूट्यूब का लिंक, वो URL लिंक जब आप क्रोम में जाएंगे तो उसको ब्लॉक कर दिया और 53 बार ब्लॉक किया है और 53 बार पैनल मिला है और इतने 7000 ब्लॉक कर दिए हैं। इन सब के पीछे है IT एक्ट। IT एक्ट 2000 का एक सेक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। IT एक्ट 2000, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये पार्लियामेंट ने बनाया था। जनरली जितने भी साइबर क्राइम, लीगल क्राइम होते हैं IT एक्ट करता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अभी हाल में ही चाइना की ऐप टिकटॉक, PUBG ये बैन हुए इसी कानून के बेसिस पे हुए। IT एक्ट के बारे में बताऊं, 2008 में सुधार किया गया।
इसमें एक एक्ट जोड़ा गया जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 69A। सेक्शन 69A क्या कहता है कि अगर कोई, मतलब भारत सरकार को ये ऑथोरिटीज़ है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है, तो ये एम्पावर करता है सरकार को कि वो ब्लॉक कर सकता है इंटरनेट साइट्स को, यूआरएल को, और बहुत सारे गेमिंग ऐप्स को भी। तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A। सेक्शन 66A क्या है? किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, राइट। वर्ल्ड लेवल के बारे में बात करते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में बकेती चल रही है। साथ ही साथ यूक्रेन कहते हैं कि यूएसए हमें मदद करो, जापान हमें मदद करो। बाइडन ने वॉन्स यूएस विल एक्ट ऑन चाइना आफ्टर डाउनिंग सर्विलांस बैलून। देखो, यूएसए ने अभी हाल में ही चाइना का जो बैलून है, जो यूएसए के एयर स्पेस में घूम रहा था, उसको शॉट डाउन कर दिया। और माना जा रहा है यूएसए पूरी तरह एलिगेशन लगा रहा है चाइना में कि यस, ये हमारे सिक्योरिटी पर्पस को वायलेट किया हुआ है। श्रीलंका के बारे में बात करूं, श्रीलंका में पूरा क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल क्राइसिस। तो वहाँ के लोगों से कहा जा रहा है कि चलिए आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, राइट। और बिजनेस के पेज में बात करेंगे, कोई हमारी काम की चीज़ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिन्यू फेम्ड राइवलरी एज WTC फाइनल बिकन्स द फर्स्ट ऑफ द 4 month of आउटरिंग टेस्ट फॉर, यही है बॉर्डर गावस्कर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और आपके काम का नहीं है, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।